जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। जनरल इंग्लिश के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। नियर अबाउट 30 एमसीक्यूज आज हमने पूरे सिलेबस के जनरल इंग्लिश के हमने इस लेक्चर में इंक्लूड करे हुए हैं। तो पहले आप खुद ट्राई करना हर एक क्वेश्चन को, और एट द एंड ऑफ द सेशन आप 30 में से जो आपका स्कोर आ रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो एक दो दिन ही रह गए अब आपके एग्जाम में, तो हर पोर्शन को टच करने की कोशिश की जा रही है। कल जैसे कंप्यूटर का लेक्चर आया था एमसीक्यूज की फॉर्म में, उससे पहले हमने जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इस तरह से हम स्टैट्स का सभी पोर्शन जो है वो कवर करने की कोशिश करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमें अरेंज करना है ताकि मीनिंगफुल सेंटेंसेस बन सके। पहले लिखा हुआ है क्रशिंग ओवर ईच अदर ए में, टू द एयरपोर्ट बी, येस्टरडे वी वेंट सी में, और एंड सा मेनी पीपल डी में। ठीक है, आपने बताना है इनमें से कौन सा अरेंजमेंट सही है। ऑप्शन ए है सी बी ए डी, ऑप्शन बी है बी सी डी ए, ऑप्शन सी है सी बी डी ए, और ऑप्शन डी है सी ए बी डी। ठीक है, पहले आप खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो, ये बेसिकली एक तरह का मॉक टेस्ट ही आपके लिए। आप खुद पहले ट्राई करो, ऐसे ही एक्सप्लेनेशन सुनने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के बहुत से तरीके होते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल वर्ड, ऐसे तो आपको पेपर में टाइम मिल जाता है, बट फिर भी इसको फास्ट करने का क्या तरीका है। मैं तो किसी भी एग्जाम में बैठता हूँ, मैं तो ऑप्शंस के थ्रू ही कर लेता हूँ। पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ है उसी को बनाने की कोशिश करूंगा, फिर सेकंड ऑप्शन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो जो ऑप्शन फिट बैठेगा वही मैं मार्क कर देता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है कि देखो, आप ये देखो ये कहाँ पर पहला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्रशिंग अवर ईच अदर। तो कोई भी सेंटेंस क्रशिंग अवर ईच अदर से स्टार्ट होने के चांसेस कम है। टू द एयरपोर्ट, इससे भी स्टार्ट होने के चांसेस कम है। येस्टरडे वी वेंट, येस्टरडे वी वेंट, इसके थोड़े चांसेस बन रहे हैं। येस्टरडे वी वेंट यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। एंड सा मेनी पीपल से भी स्टार्ट होने के चांसेस नहीं है। देखो, कोई एक सेंटेंस है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो वो कुछ अप्रोप्रिएट वर्ड से ही स्टार्ट होता है। तो मैक्सिमम चांसेस दिख रहे हैं कि ऑप्शन सी से स्टार्ट हो सकता है। तो ऑप्शन सी वाले कितने ऑप्शन है जिसमें पहले सी आ रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में। तो चेक कर लेते हैं, पहले ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं। तो येस्टरडे वी वेंट, ठीक है, येस्टरडे वी वेंट। फिर आ गया बी वाला, बी क्या कहता है, टू द एयरपोर्ट, यहाँ तक ठीक है। येस्टरडे वी वेंट टू द एयरपोर्ट, कल हम एयरपोर्ट पे गए। देन ए, क्रशिंग अवर ईच अदर एंड सा मेनी पीपल, ये तो कोई सेंस नहीं ना बना रहा है। येस्टरडे वी वेंट टू द एयरपोर्ट, क्रशिंग अवर ईच अदर एंड सा मेनी पीपल, तो मतलब पहला जो है वो करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। येस्टरडे वी वेंट, ठीक है, टू द एयरपोर्ट, येस्टरडे हम एयरपोर्ट में गए। एंड सा मेनी पीपल, देखो ये क्या कह रहा है, सी बी डी ए। तो येस्टरडे वी सेंट वेंट टू द एयरपोर्ट एंड सा मेनी पीपल क्रशिंग अवर ईच। तो ऑप्शन सी के आने के चांसेस हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटमेंट बता रहा है कि येस्टरडे हम कहाँ पर गए, एयरपोर्ट में गए, और हमने देखा बहुत सारे पीपल एक दूसरे के साथ क्रश हो रहे थे। मे बी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन हो या लोग बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो, तो हम एयरपोर्ट में गए और हमने देखा बहुत सारे लोग जो हैं एक दूसरे के ऊपर क्रश ओवर हो रहे थे। ठीक है, तो ये एक एग्जैक्ट स्टेटमेंट बन रही है। एक तो तरीका इस तरह से करने का, दूसरा इससे भी सिंपल तरीका है जो मैं भी करता हूँ एग्जाम में। आपने सिंपली क्या करना है, ऑप्शन ए को चेक करना है। तो पहले बना के देखो ऑप्शन ए को। येस्टरडे वी वेंट टू द एयरपोर्ट, येस्टरडे वी वेंट टू द एयरपोर्ट, ठीक है, यहाँ तक ठीक था। क्रशिंग अवर ईच अदर, सा मेनी पीपल, ये सेंस नहीं बनाता, इसको कैंसिल करो। फिर ऑप्शन बी में जाओ, बी क्या कहता है, यस, बी में है टू द एयरपोर्ट, टू द एयरपोर्ट, येस्टरडे वी वेंट एंड सा मेनी पीपल क्रशिंग अवर ईच अदर, ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा है। तो सी जब आप बनाओगे ऑटोमेटिकली सेंस बन जाएगी, तो जिससे सेंस बनेगी उसी पे आपने मार्क कर देना। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो अपना तरीका है वही आप एग्जाम में यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम ऑफ द वर्ड हॉस्पिटैलिटी। तो हॉस्पिटैलिटी का हमें साइनोनियम बताना है यहाँ पर। ठीक है, साइनोनियम बताना जो सेम मीनिंग वाला वर्ड हो। कंप्लाइंट, कॉर्डियलिटी, कोल्डनेस या रैथफुल। ठीक है, रैथफुल। तो इनमें से साइनोनियम क्या है हॉस्पिटैलिटी का। देखो, हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है आप सबको पता है, जिसको हम बोलते हैं मेहमान नवाजी करना। मेहमान नवाजी मतलब किसी की तरफ फ्रेंडलीनेस वाला जेस्चर दिखाना। ठीक है, तो इसका यहाँ पर साइनोनियम जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट दिख रहा है वो है कॉर्डियलिटी। तो कॉर्डियल रिलेशन होना, कॉर्डियलिटी दिखाना, किसी को फ्रेंडलीनेस दिखाना, उसी को हम बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी। कंप्लेन तो होता है शिकायत करना। कोल्डनेस, वार्मथनेस जो होता है ना, बेसिकली वार्मथनेस किसी के लिए होना वो फ्रेंडलीनेस बताता है। कोल्डनेस अपोजिट होता है, जब आप किसी की तरफ कोल्ड हो इसका मतलब आप उसकी तरफ अच्छा से फील नहीं करते हो। रैथफुल होता है, मतलब रैथ एक तरह का किसी के ऊपर, कई बार हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स जो इंडियंस पे रैथफुल थे, तो उसके लिए यूज होता है। ये भी अच्छा वर्ड नहीं है, तो इसका बेसिकली हॉस्पिटैलिटी का साइनोनियम है कॉर्डियलिटी। ठीक है, एंटोनियम पूछ ले, एंटोनियम जो है हॉस्पिटैलिटी का वो क्या हो सकता है, अनफ्रेंडलीनेस जेस्चर। तो अनफ्रेंडलीनेस, रूडनेस, डिसरिस्पेक्ट, इम्पोलाइटनेस, ये सारे एंटोनियम आ जाते हैं हॉस्पिटैलिटी के। ठीक है, तो इस तरह से आपने एंटोनियम साइनोनियम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। तो ईडियम फ्रेज आपने बताना है। देखो ईडियम फ्रेजेस जनरल इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर लेक्चर मैंने डाले हुए हैं 2 ईडियम फ्रेजेस के। वो इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी हो चाहे जेकेएसएसबी वगैरह हो, तो वो जरूर देख लेना, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो। टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट का हमें ईडियम बताना है। टू बी सस्पिशियस, किसी के लिए शक होना। टू चेज अ रैट, एक रैट को चेज करना, ठीक है, उसके पीछे भागना, समझ लो। टू सी अ रैट, एक रैट को देख लेना। टू स्मेल फाउल, कुछ बुरा जो है वो स्मेल करना, ठीक है। अब इसमें से हमें बताना है कि इसका ईडियम फ्रेज क्या होगा बेसिकली टू स्मेल अ रैट का। देखो कभी भी ईडियम जो है ना एग्जैक्ट नहीं हो सकता। टू स्मेल अ रैट का मतलब टू स्मेल फाउल या टू स्मेल रैट तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो नहीं होता है। टू सी अ रैट भी नहीं होता। बेसिकली टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है टू बी सस्पिशियस। जब आप किसी चीज़ के बारे में सस्पिशियस हो, आपको शक है वहाँ पर किसी चीज़ के होने का, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो टू स्मेल अ रैट। जब आपको लग रहा है कि कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं गए हो तो आपको लग रहा है कि वहाँ पर कोई करप्शन हो रही है, तो आप वहाँ पर बोल दोगे यू हैव स्मेल्ड अ रैट, ठीक है। इस तरह से ये यूज होता है इडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चेंज द वाइज, एक्टिवाइज पैसिवाइज का क्वेश्चन है। वही वेस्ट, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर, ये एक्टिवाइज का क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ से कट करो। ये क्वेश्चन है लास्ट नाइट आई डैश यू बट द फोन वाज आउट ऑफ ऑर्डर। ये बेसिकली टेंसेस का क्वेश्चन है। लास्ट नाइट मैंने तुम्हें फोन करा बट आपका जो फोन था वो आउट ऑफ ऑर्डर था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, वुड फोन, फोन्ड, वर गोइंग टू फोन, डिड फोन, ठीक है। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा बेसिकली। देखो ये पास्ट में बात चल रही है कि लास्ट नाइट मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, ठीक है, बट फोन वाज आउट ऑफ ऑर्डर, बट तुम्हारा फोन आउट ऑफ ऑर्डर था, मतलब मिल नहीं रहा था। तो वुड फोन तो हो नहीं सकता, ठीक है। फोन्ड भी पास्ट के लिए है, डिड फोन भी पास्ट के लिए है। वर गोइंग टू फोन, करने वाला था फोन, ये भी नहीं हो सकता। उसने फोन किया ना, लास्ट नाइट आई डैश यू, आई फोन, मतलब उसने फोन किया बट द फोन वाज आउट ऑफ ऑर्डर। तो लास्ट नाइट आई फोन्ड यू, क्या आएगा, फोन्ड यू, सेकंड फॉर्म आएगी ना फोन की, तो फोन्ड यू, मैंने तुम्हें फोन करा बट जो तुम्हारा फोन था वो आउट ऑफ ऑर्डर था, ठीक है। तो टेंसेज में ये पास्ट टेंस का सेंटेंस था, सिंपल पास्ट टेंस था, इसलिए यहाँ पर आई फोन्ड यू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हेन वी गेट रेडी फॉर डिनर, जब हम डिनर के लिए तैयार हुए, आई हैव टू टेक माई बुक्स डैश द टेबल, मुझे अपनी बुक्स उठानी पड़ी टेबल से, ठीक है। ऑफ द टेबल, फ्रॉम द टेबल, आउट द टेबल या ऑफ द टेबल। ओ एफ, एक ओ एफ ऑफ है, एक ओ डबल एफ ऑफ है, एक फ्रॉम है या आउट है। देखो ये क्वेश्चन आपको ध्यान लगाना है। देखो जनरल इंग्लिश जो है ना वो एज सच एग्जाम में डिफिकल्ट नहीं आती है, ठीक है। वीएलडब्ल्यू के पेपर में डिफिकल्ट नहीं आई थी, बट कन्फ्यूजन हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों में। जैसे ये मॉडल्स वगैरह हो गया, इनके रिलेटेड मैंने अच्छे से प्रपोजिशन करने, ये सारे मैंने लेक्चर्स डाले हुए हैं, एक लेक्चर में अच्छे से समझाया, तो वो देख लेना, सभी के रूल्स आपको ईजिली कवर हो जाएगा। देखो जब भी मैंने आपको मैंने ऑन का यूज़ बताया था, ऑन जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर लाई कर रही है, फॉर एग्जाम्पल द बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। आप किसी टेबल के ऊपर बुक को रख रहे हो तो आप क्या यूज़ करते थे, ऑन। जैसे ये टेबल है, इसके ऊपर मैंने बुक रखी, तो आप क्या यूज़ करते थे, आई पुट दिस बुक ऑन द टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, व्हेन वी गेट रेडी फॉर डिनर, जब हम डिनर के तैयार हुए, आई हैव टू टेक माई बुक्स, मेरी बुक्स पड़ी हुई थी उस टेबल पे, अब डिनर करना है, टेबल एक ही है, उस टेबल से तुम्हें उन बुक्स को उठाना है। तो जब आपने रखा था तो ऑन यूज़ किया था टेबल के ऊपर, और ऑन का अपोजिट क्या होता है, ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, ऑफ। तो आई हैव टू टेक माई बुक्स ऑफ द टेबल, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ऑफ है, ओ एफ वाला ऑफ, इसके भी मैंने यूजेस आपको ऑलरेडी बताए हुए, तो आप देख लेना। फ्रॉम के भी बताए थे, ठीक है। फ्रॉम का जैसे सफरिंग वगैरह हो, इन सब के लिए यूज़ होता है। आप कहीं से आ रहे हो तो उसके लिए यूज़ हो रहा है, कहाँ से आ रहे हो तो फ्रॉम, ये सारे मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, तो वीडियोज़ जाके देख लेना। जनरल इंग्लिश वाली देखो थोड़ी सी ही वो वीडियोज़ हैं, अगर आप रात को भी बैठोगे ना 1-2 घंटे में कवर हो जाएंगी, बट आपको एक एज मिल जाएगा बाकी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्योंकि मैंने वहाँ पर ना मतलब इन शॉर्ट सारा बताया हुआ है वहाँ पर, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। ईडियम फ्रेजेस वाले तो ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यू हैव टू लीव योर शूज़ डैश द डोर व्हेन यू एंटर द हाउस, जब आप घर में एंटर कर रहे हो तो आपको अपने जो शूज़ हैं वो डोर के पास ही छोड़ देने, ठीक है, डोर के पास छोड़ देने। इन द डोर आएगा, ओवर द डोर आएगा, टू द डोर आएगा या बाय द डोर आएगा, ठीक है। देखो पहले खुद ट्राई करो। यू हैव टू लीव योर शूज़ डैश द डोर व्हेन यू एंटर द हाउस, घर में एंटर होने से पहले आपको अपने शूज़ को डोर के पास रख देना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है बाय द डोर, ठीक है, बाय द डोर। बाय क्यों यूज़ हुआ, देखो सिंपली बता देता हूँ, किस तरह से चीज़ें होंगी, मतलब जब आप ये चीज़ बता रहे हो कि कोई काम किस तरह से होगा, उसके लिए हम बाय यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बार ये बोलते हैं ना,
आपको लॉ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, आपको लॉ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ये आपने लाइन सुनी होगी, अबाइड बाय द लॉ, ठीक है, अबाइड बाय लॉ मतलब आपको लॉ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मतलब आप किस तरह से चीज़ें होंगी वो डिसाइड करते हो, वहां पर बाय यूज होता है। जैसे आपको लॉ के अकॉर्डिंग चलना है तो आपको किस तरह से चलना है, लॉ के अकॉर्डिंग। इसी तरह घर के रूल्स हैं कि आपको जब भी घर के अंदर आना है तो आपको अपने शूज जो हैं वो डोर के पास रखने, तो ये भी एक तरह का प्रोसेस है। जैसे अबाइड बाय लॉ इज अ प्रोसेस है कि आपको किसके अकॉर्डिंग चलना है, लॉ के अकॉर्डिंग। इसी तरह घर पे एंटर करने से पहले आपको एक रूल फॉलो करना है कि आपको अपने शूज डोर के पास उतारने, तो वहां पर हम बाय यूज करते हैं, ठीक है। बाय का सिंपली ये यूज नहीं होता है, ठीक है। बाय के और भी बहुत सारे यूजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था वे ऑफ डूइंग थिंग्स, आप किस तरह से चीजें कर रहे हो, कोई काम किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मेल सेंड करी बाय पोस्ट के थ्रू, ठीक है, पोस्ट के थ्रू आपने कुछ सेंड करा, तो किसके थ्रू काम हुआ, पोस्ट के थ्रू हुआ, तो वहां पर भी बाय यूज होता है। बाय मीन्स के लिए भी यूज होता है, जैसे हम कार के थ्रू गए, जैसे मैं जम्मू गया बाय कार, तो बाय कार आएगा, ठीक है। बाय मीन्स के लिए भी यूज होता है, बाय नेक्स्ट टू के लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ही स्टैंडिंग बाय मी, वो मेरे साथ खड़ा है, तो जब भी आपके कोई साथ वाली चीज है तो उसके लिए आप बाय यूज करते हो, ठीक है। ही स्टैंडिंग बाय मी, वो मेरे साथ खड़ा है, तो वहां पर भी बाय यूज होता है। बाय डेडलाइन बताने के लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि आपको ये काम बाय फेब्रुअरी करना है, तो बाय फेब्रुअरी करने का मतलब है आपको फेब्रुअरी तक कर देना। ये मैंने डेडलाइन सेट कर ली कि आपने फेब्रुअरी में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये कुछ बाय के यूज हैं, बाकी भी सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। डैश यू प्लीज ब्रिंग मी अ चेयर, क्या मेरे लिए एक चेयर ला सकते हैं आप, ठीक है। माइट, माइट में तो यार चांसेस नहीं होते हैं। देखो आप किसी को बोल रहे हो कि, एक तो आप बोल रहे हो प्लीज मेरे लिए चेयर लाओगे, और आप उसको माइट यूज कर रहे हो, तो माइट में तो प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है लाने की, आप खुद उसको प्रोबेबिलिटी नहीं दे रहे हो कि वो चेयर लाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वुड हैव यू प्लीज ब्रिंग मी अ चेयर, वुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ चेयर या नन ऑफ द अबव। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, वुड। देखो वुड भी रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है प्लस विश के लिए। जब आप कोई चीज चाहते हो प्लस रिक्वेस्ट भी करते हो, वहां पर वुड यूज होता है। अगर इस स्टेटमेंट में कुड होता, अगर ये फोर्थ ऑप्शन कुड होता ना, तो इसका आंसर कुड होना था। कुड सबसे ज्यादा पोलाइट वे है रिक्वेस्ट करने का किसी चीज के लिए, ठीक है। कुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ चेयर वो बेस्ट होता, क्योंकि कुड में आप क्या करते हो, सबसे ज्यादा पोलाइट वे में बात करते हो। बट यहाँ पर कुड नहीं था, वुड था, तो वुड भी एक तरह की रिक्वेस्ट करने का तरीका है विद विश, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर वुड हो जाएगा, ये सारा बताया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। टुमारो एट 9 AM, कल 9 बजे, यू डैश पियानो लेसन्स, ठीक है। तुम्हारे पियानो लेसन्स होंगे कल 9 बजे से, ठीक है, कल 9 बजे से तुम्हारे पियानो लेसन्स होंगे। हैज आएगा यहाँ पे, विल हैव हैड, विल हैज या विल बी हैविंग, ठीक है, विल बी हैविंग, ठीक है। टुमारो एट 9 AM यू डैश पियानो लेसन। देखो एक तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो हैज तो नहीं आएगा, विल से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। विल हैव हैड, विल हैज या विल बी हैविंग। देखो एक तो पहली बात, तुम्हारा कल भी होगा और ऑनवर्ड्स भी होंगे, कल भी होगा और उसके बाद भी होंगे। जब ऐसी स्टेटमेंट आती है ना, कॉन्टिन्यूसली काम होगा, मतलब कल भी होगा और आगे भी चलता रहेगा, तो कॉन्टिन्यूसली के लिए आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। तो यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट जो फ्यूचर, ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। तो यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस वाला कौन सा है, ऑप्शन डी, विल बी हैविंग। तो टुमारो एट 9 AM यू विल बी हैविंग पियानो लेसन, तो कल 9 बजे तुम्हारे पियानो लेसन होंगे और उसके ऑनवर्ड्स भी कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, रीअरेंज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक अप। रीअरेंजमेंट वाले सेंटेंसेस हैं ये, जैसे पहले भी हमने पढ़े। देखो ए में कह रहा है एंड फॉर द लास्ट माइल कैन यूज एनी ऐप विच ही सीज फिट। बी में कहता है कॉन्टिन्यू टू यूज हिज बैंक अकाउंट। सी में कह रहा है वेयर द कंज्यूमर हैज अ चॉइस टू, और डी में कह रहा है इंडिया विल रिमेन अ मल्टीप्लेयर मॉडल। अब खुद थोड़ी सेंस यूज करो, इनमें से कौन सा पहले आना चाहिए। सबसे पहले तो ये सेंटेंस प्रॉपर सेंटेंस दिख रहा है मुझे, इंडिया विल रिमेन अ मल्टीप्लेयर मॉडल, तो मैं पहले इससे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मतलब ऑप्शन डी से मैं स्टार्ट करता हूँ। ऑप्शन डी से स्टार्ट होने वाले एक तो ऑप्शन बी है और एक ऑप्शन डी है, तो पहले बी वाला चेक कर लेते हैं। इंडिया विल रिमेन अ मल्टीप्लेयर मॉडल वेयर द कंज्यूमर, देखो उसके बाद सी बोल रहा है ना, वेयर द कंज्यूमर हैज अ चॉइस टू continue to use his bank account and for the last mile can use any app which he sees fit। इसका ऑप्शन बी ही करेक्ट हो गया, ठीक है।
तो मैंने सिर्फ ये चीज़ नोटिस करी कि ये एंड फॉर से स्टार्ट नहीं हो सकता, चांसेस कम है, कॉन्टिन्यू टू से भी चांसेस कम है, वेयर द बट इंडिया विल रिमेन अ मल्टीप्लेयर मॉडल, ये तो सीधी स्टेटमेंट है। मैं इससे चेक करता हूँ, उसके बाद आपने ऑप्शन में देखना है कि डी से कौन सा स्टार्ट है, तो दोनों ऑप्शन चेक कर लिए और आपका उसी में से आंसर निकल गया, तो ज़्यादा ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह की ट्रिक्स भी एग्जाम में, देखो एग्जाम में आपने कितना पढ़ा हुआ है वो तो मैटर करता है, बट उससे भी ज़्यादा ये मैटर करता है आप एग्जाम को टैकल किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को किस तरह से आप लेके चलते हैं एग्जाम में वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट रीअरेंजमेंट, ये आपके लिए होमवर्क है, ये सिंपल है, ये आपने खुद करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। सारे रीअरेंजमेंट वाले मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपने खुद होमवर्क करना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, गिव द चाइल्ड अ नरिशिंग डाइट, चाइल्ड को एक नरिशिंग डाइट आपको देनी है, ठीक है। ऑप्शन ए में कहता है द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नरिशिंग डाइट, चाइल्ड को एक नरिशिंग डाइट देनी चाहिए। द चाइल्ड वाज गिवन अ नरिशिंग डाइट, देखो चाइल्ड को एक नरिशिंग डाइट देनी चाहिए, वाज गिवन ये तो पास्ट में बात चलेगी, क्या सिर्फ पास्ट में दी गई थी, यहाँ पर कोई ये स्टेटमेंट ऐसा बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। द चाइल्ड मस्ट हैव गिवन अ नरिशिंग डाइट, देनी ही चाहिए, निसेसिटी है, ऐसा कोई यहाँ पर बोला हुआ है स्टेटमेंट में, नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। द चाइल्ड इज गिवन अ नरिशिंग डाइट, तो चाइल्ड को एक नरिशिंग डाइट दी गई, ठीक है, दी जा रही है, इस टाइप में आ गया, ठीक है, इज गिवन अ नरिशिंग डाइट। देखो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट है ऑप्शन है, द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नरिशिंग डाइट, चाइल्ड को एक नरिशिंग डाइट देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का सजेशन है और मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिवाइज इसका यही फॉर्म हो रहा है, गिव द चाइल्ड अ नरिशिंग डाइट का द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नरिशिंग डाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे, यू डैश हैव वर्कड सो हार्ड लास्ट वीक, यू लुक सो टायर्ड नाउ, तुमने पिछले हफ्ते इतना मतलब हार्ड काम करा, वर्क करा, अब तुम बहुत टायर्ड दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, मस्ट नॉट, मतलब तुम्हें नहीं करना चाहिए था, नेसेसिटी था कि मस्ट जहाँ पे आ गया मतलब तुम्हें करना ही नहीं चाहिए था काम, अब तुम बहुत टायर्ड दिख रहे हो, तुम्हें काम ही नहीं करना चाहिए था, ये इस तरह में हो गया। सेकंड क्या था, आउट नॉट टू, मतलब जरूरत नहीं थी, यू आउट नॉट टू का मतलब है यू आउट नॉट वहाँ पर जरूरत होता है, आउट यूज होता है जरूरत होना किसी चीज़, आउट नॉट मतलब जरूरत नहीं थी, तो ये कह रहा है कि यू आउट नॉट टू वर्क हार्ड लास्ट वीक, यू लुक टायर्ड नाउ, मतलब तुम्हें जरूरत नहीं थी इतना हार्ड काम करने की, इसकी वजह से आप तुम टायर्ड दिख रहे हो। यू कांट, यार ये तो हो गया तुम कर ही नहीं सकते, ऐसा तो कुछ नहीं है, या नन ऑफ दी, देखो कांट तो हो ही नहीं सकता। मस्ट नॉट मतलब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं थी, ऐसा तो यहाँ पर नहीं कह रहा है किसी भी सेंस में कि तुम्हें काम ही करने की जरूरत नहीं थी, नेसेसिटी ही नहीं थी। बट ये जो है बी, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ये कह रहा है बी स्टेटमेंट ये कह रही है कि तुम्हें ज़रूरत नहीं थी इतना काम करने की, क्योंकि तुमने इतना काम किया इसलिए तुम थके थके लगे हो, तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं थी इतना काम करने की। तो ये आपको अगर इनके मीनिंग पता है ना, शुड कहाँ पर है, मस्ट कहाँ है, माइट कहाँ है, ये सारे मैंने बताए हुए हैं मॉडल्स वाले लेक्चर में, तो अगर आपको मतलब भी पता होता है ना आउट टू का, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना अपने, टू एंड इन स्मोक, स्मोक में एंड हो जाना, ठीक है, टू एंड इन स्मोक। इसका टू मेक कंप्लीटली अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को कंप्लीटली समझना, टू रूइन वन सेल्फ, मतलब ख़त्म कर देना खुद को या किसी को, ठीक है, मतलब ज़िंदगी ख़राब कर देना, टू एक्साइट ग्रेट अपलॉज को एक्साइट करना, टू ओवरकम समवन, किसी चीज़ को ओवरकम करना, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ से मूव ऑन करना, ठीक है। तो टू एंड इन स्मोक का मीनिंग क्या होता है हमें बताना है। देखो टू एंड इन स्मोक मतलब धुएं में हो जाना, तो इसका मतलब है टू रूइन वन सेल्फ, मतलब कंप्लीटली खत्म कर देना, फॉर एग्जांपल अपनी लाइफ खत्म कर देना, तो इसके लिए यूज होता है टू एंड इन स्मोक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोफोन फॉर लेड, लेड का होमोफोन क्या है। होमोफोन वो वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड का जो डिफरेंट स्पेलिंग्स होते हैं, पहली बात मीनिंग भी डिफरेंट होता है बट प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, एक ही तरह से हम उनको पढ़ते हैं, जैसे ये लेड पढ़ लो, ये लेड पढ़ लो, ये लेड पढ़ो, इनको पढ़ने का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है बट इनके मीनिंग्स अलग हैं और इनको स्पेलिंग्स भी इनके अलग हैं, ठीक है। तो कौन सा होमोफोन है लेड का, तो बेसिकली लेड का होमोफोन LED होता है, लेड, ठीक है। लेड, ये लेड एक एलिमेंट है, आपको पता है, एलिमेंट है, एक नॉन मेटल है लेड, ये आपको पता है। लेड जो है, सॉरी लेड मेटल है, तो लेड जो है ये एक मेटल है, एक एलिमेंट है, LED लेड वाला, बट इसी की प्रोनाउंसिएशन सेम वाला LED लेड है। देखो लेड का मतलब क्या होता है, लेड होता है मतलब किसी चीज़ को लेके चलना साथ, जैसे फॉर एग्जांपल लीडर जो है लॉट ऑफ पीपल को साथ लेके चल रहा है, वहाँ पर हम लेड बोलते हैं, द पीपल आर लेड बाय अ ग्रेट लीडर, तो मतलब लेड होता है किसी को साथ लेके चलना। देखो ये एक होमोफोन है, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है बट मीनिंग दोनों के क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में होमोफोन भी
मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन 15 में, दिस सर्वेंट डैश वर्क विद अस फॉर 10 ईयर्स, मतलब इस सर्वेंट ने हमारे साथ काम किया 10 सालों से, ठीक है, कर रहा है काम हमारे साथ। वर्क्स आएगा, हैज़ बीन वर्किंग, इज वर्किंग, डज वर्क, ठीक है। तो बताओ इसका क्या अप्रोप्रिएट आंसर होगा। दिस सर्वेंट डैश वर्क्स विद अस फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। देखो पहली बात तो फॉर 10 ईयर्स, ये बेसिकली बात हो रही है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। आपको पता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या यूज होता है, हैज़ बीन या हैव बीन। तो एक सर्वेंट की बात हो रही है तो ये सिंगुलर है, उसके साथ हैज़ बीन यूज होगा। तो दिस सर्वेंट हैज़ बीन वर्किंग विद अस फॉर 10 ईयर्स। तो टेंसेस का सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर यहाँ से भी आप देख लेते, ये क्या हो रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही थी, ठीक है। वो 10 सालों से हमारे साथ काम कर रहा है, ठीक है, 10 सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात होगी तो वहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन आता है। तो यहाँ पर एक सिंगुलर है तो दिस सर्वेंट में सिंगुलर की बात हो रही है, उसके साथ हैज़ बीन आएगा। तो दिस सर्वेंट हैज़ बीन वर्किंग विद अस फॉर 10 ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। ये आ गया वापस, रीअरेंज द 3 पार्ट्स टू मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट और मीनिंगफुल सेंटेंस हमें बताना है। देखो इसको भी ट्राई करो खुद, इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। देखो, डिड नॉट नो, ही वॉज नर्वस एंड when he heard the hue and cry at midnight what to do, ठीक है। देखो यहाँ पर ना ये 2 से स्टार्ट हो सकता है, या तो Q से स्टार्ट होगा, पढ़ के ही मुझे ऐसा लग गया, या तो Q से स्टार्ट हो सकता है या तो R से स्टार्ट होगा, क्योंकि he was nervous ये भी आ सकता है, when he heard the hue and cry at night तो उसके बाद कुछ हुआ होगा, तो इन दोनों से स्टार्ट हो सकता है। पहले मैं मान लेते हैं, मैं ये वाला लेके चलता हूँ, Q से स्टार्ट हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो Q से स्टार्ट होने वाला ये वाला, इसको चेक कर लेते हैं। he was nervous and what to do, ये कोई सेंस नहीं ना बनी, he was nervous and what to do, ही वॉज नर्वस एंड वट टू डू, कोई सेंस नहीं बन रही। इसका मतलब ये वाला जो है ऑप्शन बी इसका नहीं हो सकता। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इसका ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता, आपको मैंने ये करके बता दिया। अब दूसरा मैंने आपको बोला आर से भी स्टार्ट हो सकता है, तो आर से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन ए ही है, तो उसको चेक कर लेते हैं। देखो आर से स्टार्ट होने वाला क्या कह रहा है, व्हेन ही हियर द ह्यू, जब उसने ह्यूज के बारे में सुना, एंड क्राई एट मिडनाइट, और शोर शराबा जो रात को उसको पता चला, व्हेन ही हियर द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट, ही वॉज नर्वस, वो नर्वस हो गया, एंड डिड नॉट नो वट टू डू, और उसको पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है। तो ये बेसिकली सही सेंटेंस बन रहा है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखो पहले तो आपने ये चूज कर लिया इन दोनों में से कौन सा किससे ओपनिंग हो सकती है। जब आपने ये चूज कर लिया उसके बाद ना सीधा ऑप्शन से जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये पहले सेलेक्ट कर लिया कि क्यू से हो सकता है, तो मैंने क्यू वाला चेक कर लिया, जब मुझे लगा ये तो सेंस नहीं बना रहा है, फिर मुझे ऐसा लगा आर से स्टार्ट हो सकता है, तो आर वाले को चेक कर लिया, तो आर वाले को चेक कर लिया, तो मेरा आंसर निकल गया। इस तरह से आपने क्वेश्चन करने की ट्राई करनी है। क्वेश्चन नंबर 17, ही सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी, उसने मुझे कहा कि क्या तुम ये सम्स मेरे लिए कर सकते हो, कुछ मैथ्स के सम्स है मेरे लिए कर सकते हो, ठीक है। पहली बात, ये क्वेश्चन की बात हो रही है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो आपको पता है इफ यूज होगा, तो ही आस्क्ड मी इफ, यहां तक तो आपको समझ आ गया, ठीक है। अब कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये सम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहली बात कैन जाएगा कुड में, तो जहां जहां कैन है वो तो कैंसिल कर दो, ये दोनों तो कैंसिल हो, इसका मतलब ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में से कोई एक होगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कैन कुड में जाएगा तो यहाँ पर तो कैन कुड में गया ही नहीं, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते, या ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा, ठीक है। इफ आई कुड डू, यहाँ तक सेम है, यहाँ पर दोज है, यहाँ पर दीज है। आपको पता है जब भी आप चेंज करते हो नरेशन तो दीज किस में जाता है, दोज में जाता है, तो इसमें तो दीज ही है, इसमें दोज में चला गया, तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इतना भी रूल पता था कौन सा किस में चेंज होता है, कैन कुड में जाता है, दीज दोज में जाता है, दिस दैट में जाता है, ठीक है, अगर इतना भी पता होता तो आप इस ऑप्शन में इजिली पहुंच जाते। तो ही आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दो सम्स फॉर हिम, यहाँ पर दीज सम था बट दीज दोज में जाएगा, तो ऑप्शन जो ए है आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को देखना और आगे चलते जाना है, ज्यादा टाइम वेस्ट किसी क्वेश्चन में नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ये आ गया आर्टिकल का क्वेश्चन। डैश वाटर इज एलेक्सियर ऑफ लाइफ बट डैश वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज पॉइजनस, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जो वाटर है एज सच, वाटर जो है वो एक मैजिकल चीज़ है लाइफ की, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, आपको पता है। बट वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज पॉइजन, बट इस पॉन्ड के वाटर जो है वो पॉइजनस है, जहरीला है, ठीक है। अब आपने इसको करना है। देखो अगर आपने ध्यान से मेरे लेक्चर पढ़े होंगे, मैंने आपको बताया था वाटर क्या है। वाटर बेसिकली जो है इसके पीछे नो आर्टिकल यूज होता है। क्यों यूज होता है, वाटर अनकाउंटेबल है, वाटर का प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब इसके पीछे मतलब नो आर्टिकल यूज होना था। तो नो आर्टिकल कहाँ पर है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा, तो ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो गए, अगर इतना भी आपने आर्टिकल का लेक्चर देखा होता है, ठीक है।
इज डैश एलेक्सियर ऑफ लाइफ। मान लेते हैं आपको ये नहीं पता था यहाँ पर क्या आना है, ठीक है, इधर दा आना है या इधर दोनों में दा है, तो मतलब इधर तो दा ही आएगा, बट मान लेते हैं आपको नहीं पता, तो मेनली डिफरेंस आएगा इस फिलअप से। थर्ड वाली में क्या आता है, ठीक है, तो थर्ड वाली में देखो वाटर इज द एलेक्सियर ऑफ लाइफ, ठीक है, बट डैश वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज पॉइजनस। अब देखो यहाँ पर वाटर के पीछे आर्टिकल यूज हुआ है, या द हुआ या एन, बट आपको पता है वाटर के पीछे एन नहीं आ सकता, यहाँ पर क्या आएगा द। अब मैं बताऊँ यहाँ पर द क्यों है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर किस वाटर की बात हो रही है, इस पॉन्ड के वाटर की, मतलब एक पर्टिकुलर पॉन्ड के वाटर की बात हो रही है। तो जब भी किसी डेफिनेट जगह की बात होती है, डेफिनेट कोई भी चीज़ होगी, तो वहाँ पर द यूज होगा। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसे वाटर अनकाउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल, उसके पीछे आर्टिकल यूज नहीं होता है, बट यहाँ पर वाटर डेफिनेट है। देखो बोल रहे हैं ना, बट द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, एक पर्टिकुलर पॉइंट के वाटर की बात हो रही है, वो पॉइजनस है, तो ये डेफिनेट था, इसलिए द यूज हुआ, ठीक है। अदरवाइज अनकाउंटेबल के पीछे ए एन तो कभी यूज हो ही नहीं सकता है, तो ये तो आप ऐसे ही काट देते, इसका ऑप्शन सी ही आएगा। बट मैं आपको इस तरह से भी बता रहा हूँ कि द वहाँ पर यूज होता है जब डेफिनेट बात होती है। तो यहाँ पर बोल रहा है बट द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, तो इस पॉन्ड के वाटर की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर द यूज करा, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19, फिल इन द ब्लैंक्स विद द होमोफोन ऑफ पीस। पीस मतलब शांति, इसका होमोफोन हमें आपको बताना है। तो पीस होगा, पीस होगा, पीस होगा या प्लीज होगा। तो होमोफोन कौन सा है पीस का, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बी पीस। पीस होता है किसी का एक टुकड़ा, ये पीस होता है शांति, और ये दोनों आपस में होमोफोन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करते हैं। आइंस्टाइन सेड, आइंस्टाइन ने कहा, आइंस्टाइन ने क्या कहा, although more than 900 books had been written, his theory of relativity, who understood that there were only 12 people, ठीक है। देखो आइंस्टाइन ने कहा, और आइंस्टाइन सेड के आगे हमें इन चारों को अरेंज करना है ताकि हमारी जो है सेंस प्रॉपरली बने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो मैं अगर थोड़ा भी दिमाग लगाऊं, मैं यहाँ से पढ़ना शुरू कर, आइंस्टाइन सेड ऑल्दो मोर देन 900 बुक्स हैड बीन रिटन। देखो पी से कोई स्टार्ट हो रहा है, पहली बात तो पी से कोई स्टार्ट ही नहीं हो, तो इसको चेक ही क्यों करें हम, ठीक है। उसके बाद पढ़ो, आइंस्टाइन सेड हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखो अगर मैं क्यू लेके चलता हूँ, आइंस्टाइन सेड, तो क्यू भी पहले में नहीं है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। अगर मैं आर लेके चलता हूँ, ठीक है, आइंस्टाइन सेड हु अंडरस्टूड, ये तो सेंस ही नहीं बना रहा है, इसका मतलब आइंस्टाइन सेड के बाद आएगा डैट, ठीक है। आइंस्टाइन सेड डैट देयर वर ओनली 12 पीपल who understood his theory of relativity although more than 900 books had been written। आइंस्टाइन कह रहा है कि सिर्फ 12 लोग हैं जिन्होंने उसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझा, although 900 बुक्स लिखी गई हैं। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए SRQP। देखो आइंस्टाइन सेड that there were only 12 people who understand his theory of relativity although more than 900 books had been written, ठीक है। तो अगर आपको सिंपली ऑप्शंस भी लेके चलते ना, पहले ये बनाते, फिर एस वाले इन दोनों को कैंसिल करते, फिर आर बनाते, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करते हैं। द ट्रेन इज रनिंग लेट, ट्रेन लेट चल रही है, ठीक है। वी डैश रीच ऑन टाइम, ट्रेन लेट चल रही है तो हम टाइम पे शायद नहीं पहुंच सकें। वी शुड नॉट, हमें नहीं पहुंचना चाहिए। भाई कौन चाहता है कि हमें नहीं पहुंचना चाहिए, ये तो गलत है। माइट नॉट, कुड नॉट, हम पहुंच ही नहीं सकते, हमारे में कैपेबिलिटी नहीं है। नीड नॉट, जरूरत नहीं है पहुंचने की। तो बेसिकली माइट नॉट, क्यों माइट नॉट है, क्योंकि देखो ना ट्रेन लेट चल रही है, उसने डायरेक्टली बोल दिया कि ट्रेन लेट चल रही है। तो भाई अगर ट्रेन लेट चल रही है तो आपके टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी तो कम है ना, बिल्कुल कम है। तो जब प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है तो आप माइट यूज करते हो, तो वी माइट नॉट रीच ऑन टाइम, मतलब हम टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। बहुत कम प्रोबेबिलिटी हमारे टाइम पे पहुंचने की। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ऑल वुमेन्स हु आर टीचर्स, यहाँ पे लिख लो आर प्रेजेंट, ठीक है, आर प्रेजेंट डैश द हॉल, ठीक है। ऑल वुमेन, सारी वुमेन जो टीचर्स हैं, आर प्रेजेंट डैश द हॉल, वो हॉल में प्रेजेंट है। एट द हॉल, इन द हॉल, ऑन द हॉल, या नन ऑफ दिस। देखो यार मैंने आपको इनका यूज पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था इन दो जगह में यूज होता है। अगर हम किसी हॉल वगैरह की बात है, या तो कोई क्लोज सरफेस है, कंप्लीटली क्लोज है, जैसे हॉल कंप्लीटली क्लोज है, यहाँ पर इन आएगा, या बहुत बड़े एरिया में, फॉर एग्जाम्पल जम्मू, आई एम लिविंग इन जम्मू, ठीक है, तो बहुत बड़े एरिया के लिए हम इन यूज करते हैं। एट एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए यूज होता है, ठीक है। हिज एट रेलवे स्टेशन फॉर एग्जांपल, पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है तो उसके लिए हम एट यूज़ करते हैं। ऑन का तो मैंने ऑलरेडी बताया, ये सारे मैं प्रीपोजिशन में बताए थे। तो ऑल वुमेन हु आर टीचर्स आर प्रेजेंट इन द हॉल, हॉल क्लोज्ड है, तो जब भी क्लोज स्पेस होती है वहां पर हम इन यूज करते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव करते हैं। ही लाइक्स पीपल टू फ्लैटर हिम, वो लाइक करता है उन लोगों को जो फ्लैटर होते हैं उस पर, ठीक है। ही लाइक्स टू बी फ्लैटर्ड बाई पीपल, ही लाइक्स पीपल टू बी फ्लैटर्ड बाय हिम, ये तो सेंस ही नहीं बना रहा है। वो बोल रहा है ही लाइक्स पीपल टू फ्लैटर हिम, जो उस पे फ्लैटर करें, ठीक है।
ही लाइक्स टू बी फ्लैटर्ड बाय पीपल, वो लोगों के द्वारा फ्लैटर होना पसंद करता है। इसका बेसिकली ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपली एक ही पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन 24 पे। विशु इज क्वाइट डैश ब्रिलियंट गर्ल। विशु जो है वो क्वाइट ब्रिलियंट गर्ल है, आपको बताना है इसमें क्या आएगा, क्वाइट अ, क्वाइट एन, क्वाइट द, या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या आंसर है, क्वाइट अ, विशु इज क्वाइट अ ब्रिलियंट गर्ल, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ। कंप्लीमेंट एंड कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट और कंप्लीमेंट, ये होमोफोन आ गया। अब यहाँ पर ना इनके मीनिंग पूछ रहा है, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो कंप्लीमेंट का मीनिंग होता है टू इन, देखो कंप्लीमेंट तो आपको पता है क्या है, कंप्लीमेंट का मतलब है किसी चीज़ की प्रेज करना, ठीक है, ये पता है आपको। तो देखो यहाँ पर कंप्लीमेंट होता है बढ़ाना, ठीक है, और कम्प्लीमेंट होता है प्रेज करना। ये कम्प्लीमेंट प्रेज नहीं होता, कम्प्लीमेंट ये वाला जो होता है ना, इसका मतलब होता है प्रेज करना। कम्प्लीमेंट मीन्स टू गो वेल, अच्छा जाना किसी के साथ, एंड कम्प्लीमेंट मीन्स टू प्रेज, ये भी गलत है। कम्प्लीमेंट मीन्स टू प्रेज, ये बिल्कुल सही है। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रेज करना, एंड कम्प्लीमेंट मतलब होता है किसी चीज़ के अच्छे जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल चैनल जो के साथ अभी मैं अच्छा जा रहा है मेरा, ठीक है, चैनल के साथ मेरा फ्लो अच्छा जा रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर मैं कम्प्लीमेंट यूज़ करूँगा। जब आप किसी चीज़ के साथ अच्छा चल रहा होता है आपके साथ, तो आप वहाँ पर कम्प्लीमेंट यूज़ करते हो, और कम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ की प्रेज का। फॉर एग्जाम्पल आप कमेंट करते हो तो कम्प्लीमेंट मिलते हैं वो हमें, ठीक है। तो वो ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ही विल नॉट वर्क डैश ही इज कंपेल्ड, वो काम नहीं करेगा जब तक उसको कंपेल नहीं किया जाए। टिल, इफ, आफ्टर या अनलेस, कंफ्यूजन यहाँ पर दो ही है, टिल और अनलेस में, ठीक है। वो काम तब तक नहीं करेगा, ही विल नॉट वर्क अनलेस ही इज कंपेल्ड, या टिल ही इज कंपेल्ड। देखो टिल और अनलेस में यही फर्क है। अनलेस जो है ना वो यूज़ यहाँ पर होगा, बेसिकली इसका आंसर अनलेस ही है। टिल यहाँ पर यूज़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो टिल है ना वो वहाँ पर यूज़ है जहाँ पर टाइम मेंशन होगा, ठीक है। तो ही विल नॉट वर्क अनलेस ही इज़ कंपेल, जब तक आप उसे कंपेल नहीं करोगे जब तक के लिए आप यूज़ होता है। और टिल भी जब तक के लिए यूज़ होता है, बट वहाँ पर टाइम मेंशन होता है, कुछ टाइम मेंशन होगा, ठीक है। कोई टाइम मतलब मंथ भी मेंशन हो सकता है, कोई एग्जैक्ट टाइम भी मेंशन हो सकता है, बट टाइम मेंशन होना चाहिए, वहाँ पर टिल यूज़ होता है, अदरवाइज वहाँ पर अनलेस यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और रिच कल्चर इंस्पायर्स अस टू टेक डैश इन आवर हेरिटेज, हमारा जो रिच कल्चर है हमें इंस्पायर करता है कि हमें प्राउड होना चाहिए हमारे हेरिटेज में। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, प्राइडेड, प्राउडली, प्राइड या प्राउड। तो हमारा रिच कल्चर इंस्पायर करता है टू टेक प्राइड ऑन आवर हेरिटेज, हमें अपने हेरिटेज में प्राइड होना चाहिए, यहाँ पर प्राइड वर्ड यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे मूव करते हैं। द बॉय स्टडिंग इन डैश यूनिवर्सिटी, ये तो सिंपल है यार, बचपन से पढ़ता है। या की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, ए एंड द, या जीरो आर्टिकल अ। द बॉय इज सेटिंग इन अ यूनिवर्सिटी, स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी। अगर ऑनियन होता तो आप क्या यूज़ करते, ऑनियन एन यूज़ करते, ठीक है। तो ये आपको पता है, यूनियन, यूनियन, इसके पीछे भी क्या यूज़ होगा, ए। बट अम्ब्रेला के पीछे क्या यूज़ होगा, अम्ब्रेला के पीछे एन यूज़ होगा। सर ये सिंपल चीज़ें क्यों बता रहे हो, कई बार सिंपल ही एग्जाम में गलत हो जाती हैं, ठीक है, तो इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई हैव गॉट अ डैश रिजर्व्ड इन दिल्ली मेन, मतलब ट्रेन में आपकी सीट रिजर्व है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बी यू आर टी, बर्थ, बर्थ, बर्थ या नन ऑफ दीज, ये बेसिकली होमोफोन्स हैं। देखो ये बर्थ होती है BRTH, बर्थ मतलब आपकी जो प्लेस होगी, एक सीट जो होती है ट्रेन में उसके लिए यूज़ करते हैं, ये बर्थ होता है जन्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का हमें साइनोनियम ढूंढना है यहाँ पे, साइनोनियम मतलब विद सेम मीनिंग, इंटरप्रिडिटी, स्टेग्नेशन, पैरुसल और कमोशन, ठीक है। तो कंफ्यूजन का साइनोनियम क्या होता है, बेसिकली कमोशन, कमोशन का मतलब होता है कंफ्यूजिंग सिचुएशन, ठीक है, ये याद रखना। पैरुसल का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को एग्जामाइन करते हो अच्छे से, ध्यान से, ठीक है, किसी चीज़ को एग्जामाइन करते हो अच्छे से, उसको एग्जामाइन करने को बोलते हैं पैरुसल। स्टैग्नेट तो मतलब पता है, स्टैग्नेशन मतलब रुका हुआ। इंटरप्रिडिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है आपको वर्ड मीनिंग में। इंटरप्रिडिटी का मतलब होता है फियरलेस होना, करेजियस, बोल्ड होना, उसके लिए हम इंटरप्रिडिटी का यूज़ करते हैं। जब आप में क्वालिटी होती है, आप बीइंग करेजियस, आप बहुत बोल्ड हो, आप फियरलेस हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इंटरप्रिडिटी को, ठीक है। आई होप ये 30 क्वेश्चन जो हैं आपको कवर हुए होंगे और आपको इस सेशन में मज़ा आया होगा। देखो इनके आंसर यहाँ पे इंक्लूड कर दिए, PDF हमें टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप जाके JKCFA के लेक्चर देखें। मैं आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड करूँगा, अब 1-2 दिनों में आपको क्या करना चाहिए। देखो जो पोर्शन ज़्यादा मार्क्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी,
उसको आपको देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक और जो जिनके ना आपको पता है कि वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब जो बहुत डायनेमिक चीज़ें हैं उनको आपको अभी लीव करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको अभी स्टैटिस्टिक्स देख लेना चाहिए, मैथ्स के फॉर्मूलाज देख लेना चाहिए, मैथ्स मैंने पढ़ाया आप वो देख सकते हो, ठीक है, मैथ्स स्टैट्स पढ़ाया हुआ वो देख सकते हो, ये अभी आप देख सकते हो, क्योंकि ये पोर्शन इनमें से ईजिली स्कोर निकाल जैसे अभी जीके है इंडिया की, वो अभी पढ़ने का इतना बेनिफिट नहीं है, वो बहुत डायनेमिक है। बट जम्मू कश्मीर की जीके आप पढ़ सकते हो, जेके की जीके पढ़ सकते हो, उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो फिर आपके जो है प्रिडिक्ट वाले हो सकते हैं। बट ओवरऑल जीके से क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो डायनेमिक टॉपिक को बंद करके जहां पर मैक्सिमम चांसेस हैं स्कोर लेने के, उन टॉपिक पे आपको क्या करना चाहिए, अब फोकस करना चाहिए। और इंग्लिश को भी आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करके जाएगा। ऑल्दो इंग्लिश जो है जेकेएसएसबी में इजी आती है, बट फिर भी कुछ चीज़ें आपको देख के ही एग्जाम में जानी चाहिए। तो कंप्यूटर के भी आप फुल फॉर्म्स, शॉर्टकट कीज, ये सब चीज़ें अभी लास्ट के दिनों में आप रिवाइज कर सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।